सुनील भाई, आप मुझे एक दो चीजें बताइए। ये क्योंकि हम लोग इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बिहार और महाराष्ट्र से निकल के यूपी की भी बात कर लें। यूपी में जो जो भी टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूं, या समाजवादी पार्टी की, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोगों को 7 चुनाव लड़ने हैं। उसमें कहीं भी मैं जिससे भी बात करें सब लोग कहते हैं बिल्कुल। लेकिन जो पैदल सेना है वो रोज कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है कि इधर से गोज उधर से गोज, हम 300 वो देख लेंगे कर लेंगे, वो आपस में एक दूसरे। मुझे ऐसा लगता है कि इससे इंडिया गठबंधन का नुकसान होता है। मुझे मुझे हरदम ये लगता है कि एक ऐसा ऐसा वोटर जो थोड़ा असमंजस की स्थिति में रहता है, उसको ये हरदम लगता है ये लड़ते बहुत हैं सब आपस में, इस तरह का इंप्रेशन जाता है। एनडीए में उसको लोग डिसिप्लिन कहते हैं, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो मेरे ख्याल में डर है, जिस वजह से कोई कुछ बोलता नहीं। हालांकि आज संजय निषाद का एक लंबा उन्होंने भी कहा है, बहुत सी चीजें वो स्टेटमेंट देते रहते हैं, उधर अपना दल की वो भी देती रहती हैं, ओम प्रकाश राजभर, लेकिन उनको मीडिया दूसरे ढंग से दिखाता है। मैं एक बेसिक चीज पूछ लूं, इंडिया गठबंधन क्या 2024 का लोकसभा का एक सफल परीक्षण लोकसभा इलेक्शन का चुनावी गठबंधन था? और जैसा आप कह रहे हैं कि अब सबको अपना अपना कर देना चाहिए और फिर 2029 आएगा तो फिर इकट्ठा हो जाएंगे, टैक्टिकली एक विचारधारा के लोग एक जगह रहेंगे, लेकिन जैसा संजीव जी कह रहे हैं कि अभी बंगाल में चुनाव होगा तो वहां अगर कांग्रेस अलग से लड़ती है तो शायद उसका फायदा ममता बनर्जी को ज्यादा होगा बनिस्बत बीजेपी के। सुनील भाई, ओवरऑल पिक्चर महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के भी वो। धन्यवाद आनंद जी। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। अखिलेश जी भी अगर अपनी राजनीति को उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ रखना चाहते हैं, जो प्रयोग सफल हुआ लोकसभा के चुनाव में, अगर वो उसको बरकरार रखना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा। वजह इसकी मैं ये मानता हूं कि गैर भाजपा मतदाताओं के बीच में जो परंपरागत मतदाता समाजवादी पार्टी के हैं उनको छोड़कर उनके बीच में कांग्रेस की विश्वसनीयता है। उसने अपनी विश्वसनीयता हासिल की है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी, वह गैर भाजपा राजनीति करेगी और बीजेपी का विकल्प बनने का प्रयास करेगी। यह विश्वसनीयता अभी उत्तर प्रदेश में किसी दल के साथ नहीं है। तो वह यह आवश्यक है अखिलेश जी के लिए कि इस गैर भाजपा मतदाताओं को एक साथ बनाए रखने के लिए वह कांग्रेस के साथ बने रहे। अगर वह हटेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा वर्ग है जो समाजवादी पार्टी में भी जाएगा, बहुजन समाज पार्टी में भी जाएगा, कांग्रेस में भी जाएगा, और परिणाम यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं के साथ फिर सत्ता में बनी रह सकती है। तो वह बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए तो आवश्यक है। और यह जो पीडीए की राजनीति, यानी कि पिछड़ा अल्पसंख्यक और दलितों की राजनीति जो लेकर के इंडिया 10 मुंह बढ़ रहा है, उसकी बेचैनी जो आज संजय निषाद का बयान है उसी की बेचैनी है। आप 2022 के चुनाव में यही संजय निषाद साहब 6 या 7 सीटें जीते थे विधानसभा की। 24 के चुनाव में इनका अपना लड़का चुनाव हार गया, लोकसभा का चुनाव, और बाद में जो उपचुनाव भी हुए हैं उसमें कुछ भी इनकी भूमिका नहीं रह पाई। यानी इनके मतदाताओं में भी बेचैनी है, राजभर जी साहब के मतदाताओं में बेचैनी है कि वह एनडीए के साथ रहे या इंडिया के साथ जाए। तो उनके बीच में अगर पीडीए की राजनीति आगे बढ़ी तो इनका असर क्या होगा, क्योंकि इनका मतदाता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के साथ नहीं रहा है। तो वह जो लोकसभा के चुनाव का प्रयोग सफल हुआ, मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में और प्रभावी होगा। रही बात बिहार की स्थिति, जो बात हो रही है, बिहार में तो साफ है। बिहार में महागठबंधन जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको आप इंडिया कह रहे हैं, वह जो संजीव जी ने भी कहा कि लंबे समय से है और इंटैक्ट है, उसमें कोई बंटवारा नहीं। वह जेडीयू और बीजेपी के बीच का जो गठबंधन है उसके खिलाफ वैकल्पिक राजनीति करने के लिए जो महागठबंधन की राजनीति बिहार में शुरू हुई है वह वहां भी आवश्यक है, अपरिहार्य है वो। इसलिए विधानसभा का चुनाव वह एक साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, उनके बीच में कोई मतभेद नहीं। वह सत्ता में पिछली बार नहीं आए, जब पिछले चुनाव में तब भी ये बात कही जा रही थी कि बिखराव हो जाएगा, लेकिन तीनों के तीनों जो दल है, कांग्रेस, वामपंथी और आरजेडी, ये सब एक साथ है। ये सहनी साहब आते जाते रहते हैं, लेकिन अब फिर लौट करके वो आरजेडी के साथ है। वो बीच में चले गए थे और बीच में उन्होंने अपना हश्र भी देख लिया। तो वो, लेकिन ये 3 जो प्रमुख दल है और वाकई प्रभावी दल है, इनका मत प्रतिशत ही बढ़ा। आज पिछले चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। कई आरोप लगाए जाते हैं चुनाव परिणाम को लेकर के, और जो ये
मतदाता पुनरीक्षण की बात चल रही है, उसमें तीनों दल एक साथ हैं। बिहार में भी है, और जब निर्वाचन आयोग से मिलने के लिए आए तभी वो एक साथ थे, और एक स्वर में बोल रहे हैं, सड़क पर भी उतर रहे हैं। ये जो हम और आप जो महसूस कर रहे हैं कि ये लोग बिहार में उतर रहे हैं, बाकायदे उतर रहे हैं सड़क पर, और उनका कार्यकर्ता और उनका कैडर सड़कों पे है। इस मुद्दे को लेकर के आम आदमी के बीच में बेचैनी है कि उससे उसका मताधिकार छीना जा रहा है, और यह माहौल बनाने में जो महागठबंधन है वो सफल है। और यह जो माहौल बनता जा रहा है कि मताधिकार छीने जा रहे हैं, यानी कि जो उसका संविधान बदलने वाला नारा था और इंटेंसिव हुआ है, और इसी कारण से स्थिति है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनमें बेचैनी होने लगी है। एनडीए का आदमी, अगर आप उससे जो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान सरेआम बोल दें कि नहीं जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है बहुत सही कर रहा है, किसी चौराहे पे खड़े होकर इस बात का भाषण देते, वो किसी के पास साहस नहीं है। और जो वहां पे आप अखबार वालों से बात कीजिए, सब बंद कमरे में कह रहे हैं कि गलत निर्णय है और उनका मतदाता प्रभावित होगा। ये कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यह महागठबंधन लोगों के बीच में यह माहौल बनाने में कामयाब है कि यह वोट मताधिकार छीनने की कोशिश है, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डालने की कोशिश है, संविधान में जो अधिकार मिले हैं उसको छीनने का प्रयास है, सरकार बनाने का जो एकमात्र मौका है वही बीजेपी छीनना चाहती है। ये उन्होंने जमीन पर माहौल बना दिया, क्योंकि इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दे पा रहा कि आखिर आप क्यों ऐसा कर रहा है, इससे क्या हासिल हो जाएगा। 2003 के को मतदाता सूची को आधार क्यों बना रहे हैं, 2024 के मतदाता सूची का आधार क्यों नहीं बना रहे हैं। यह अभिलेख जो लोग मांग रहे हैं वह स्वयं दे सकते हैं क्या बीएलओ अपने माता पिता का जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लाके दे देगा? तो जो बीएलओ बांट रहा है उसी से पूछ रहा है कि तुम्हें लाके दे दो अपना, संभव है उसके लिए? तो ये अजीब तरह की स्थिति बन गई है। जिस आधार कार्ड के आधार पे पासपोर्ट बनता है, वह आधार कार्ड आप नहीं मानेंगे लेकिन पासपोर्ट क्यों मान लेंगे? ये कौन सा तर्क है? जो राशन कार्ड आप मानने के लिए तैयार नहीं है, ये ड्राइविंग लाइसेंस आप मानने के लिए तैयार नहीं है, जो पूरे देश में जो डॉक्यूमेंट्स स्वीकृत है, उन जो संवैधानिक रूप से स्वीकार है, कानूनी रूप से स्वीकार है, उनको आप नहीं मानेंगे। आप मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए, फर्जी मतदान को रोकने के लिए, बोगस मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने के लिए, मतदाता सूची में को आप आधार कार्ड से लिंक करने की बात कर रहे थे, और आज आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड को मानते ही नहीं है। भाई मान सकता हूं मैं कि आधार कार्ड कई ढेर सारे लोगों ने बोगस बनवा लिया होगा, संभव है ये। कोई भी जब पासपोर्ट बोगस बन जाता है तो आधार कार्ड बड़ी चीज है। तो जो लोगों ने बोगस बनाया है उनको आप पहचान कीजिए ना, कि सभी पूरी की पूरी 8 करोड़ जनता को आपने सड़क पर खड़ा कर दिया। क्या अपना प्रमाण पत्र दीजिए, नागरिकता का प्रमाण पत्र दीजिए। तो इसको लेकर के महागठबंधन बिहार में माहौल बनाने में सफल है, और यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है ये पूरा का पूरा माहौल। बिहार की स्थिति बिल्कुल सही है। मैं पिछले लोकसभा विधानसभा के चुनाव से भी कर रहा हूं, और लोकसभा के चुनाव में मैंने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी को एक साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि गैर टीएमसी मतदाताओं के एक जगह जाने की संभावना नहीं बननी चाहिए। वहां बीजेपी को फायदा होगा। अगर टीएमसी कई सालों से वहां सत्ता में है, लगातार 3 बार सत्ता में है, उसके खिलाफ भी कैंटीन कमेंसी है। जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है पश्चिम बंगाल में, उसमें एक बड़ा वर्ग है जो टीएमसी को लेकर के नाराज है, उसके मन में बेचैनी है। तो वह अगर उनके सामने कांग्रेस का विकल्प नहीं होगा, वामपंथियों का विकल्प नहीं होगा, तो निश्चित रूप से है कि वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, और वह बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। तो वह एकदम स्ट्रेटजी के रूप में बहुत फायदेमंद है कि वहां पे वामपंथी और कांग्रेस मिलकर लड़े, और टीएमसी अलग चुनाव लड़े। बीजेपी अपना लड़ेगी, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएगा, वो फिर बीजेपी को नुकसान होगा। तो ये जो स्थितियां, और मेरा अपना मानना यह है कि जो इंडिया दल समूह जिसको राष्ट्रीय स्तर पे आप कहते हैं, और अन्य राज्यों में, जैसे कि आपने तमिलनाडु का नाम लिया, तमिलनाडु में कहते हैं सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस, उसको इनाम देते हैं वो डीएमके वाले, कांग्रेस और जो उनके अंदर छोटे छोटे दल मिलकर के बनाए हुए हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया कहा जाता, इंडिया दल समूह में वह अभी एकता है, और वह एक राज ठाकरे को लेकर के कोई इंडिया समूह में बिहार में असर पड़ गया हो, ऐसा नहीं है। राज ठाकरे भी राजनीति करते हैं, सबको पता।
कि अपने अपना क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, मराठियों की राजनीति करते हैं, और जिस बड़े मुद्दे को उठाया है वो तो हर जगह है। हिंदी थोपने का मुद्दा तमिलनाडु में गर्म है, हिंदी थोपने का मुद्दा केरल में गर्म है, हिंदी थोपने का मुद्दा आंध्र प्रदेश में गर्म है, उन सभी राज्यों में गर्म, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में है। कोई भी भाषा थोपी क्यों जानी चाहिए? बिहार यूपी चुनाव के बाद सर राज ठाकरे असेट होंगे। बिहार यूपी चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के लिए जिस तरह से उन्होंने 2019 का चुनाव में मोदी जी को स्क्रीन लगा करके और जो उनके पुराने भाषण सुना के बड़ी सभाएं उन्होंने वो असेट होंगे यदि दोनों भाई एक साथ आ जाते हैं और मजबूती से आते हैं। नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए तो एसेट होंगे वो। महाराष्ट्र में तो लोगों को जो बंटवारे की स्थिति थी मतदाताओं में, उनको साथ ला सकते हैं। अब महाराष्ट्र में आप देखें ना, विवेक देशपांडे खाटी मराठी हैं, हमसे आपसे अच्छी हिंदी बोलते हैं। ये सवाल इस बात, मुझे याद है मैं 1981-82 में पहली बार मैं गया था मद्रास। उस समय का मद्रास, आज का चेन्नई। एक साइन बोर्ड मुझे नहीं मिला था जो अंग्रेजी में लिखा हो, हिंदी तो छोड़ दीजिए आप। एक साइन बोर्ड साउथ सदर्न रेलवे की ट्रेन से मैं जा रहा था, जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी थे वह हिंदी में सुनने के लिए तैयार नहीं थे, अंग्रेजी में सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो लंबी यात्रा मैंने पूरी कैसे की वह मैं आपको बता सकता हूं, कितना मेरा खराब अनुभव था। आज उसी चेन्नई में मैं पिछले वर्षों से लगातार कई बार गया हूं, धुआंधार लोग हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में साइनेज बोर्ड लगे हुए हैं, बस का कंडक्टर आपसे बात कर रहा है, ऑटो वाला आपसे बात कर रहा है, वहां का स्थानीय नागरिक आपसे बात कर रहा है, दुकानदार बात कर रहा है। क्यों? कि पूरा का पूरा डेमोग्राफी वहां चेंज हो गई। चेन्नई एक बड़े हब के रूप में सामने आया, ढेर सारी मल्टीनेशनल कंपनियां वहां आ गई, पूरे देश के लोग वहां काम करने के लिए आ गए, विदेश के लोग वहां काम करने के लिए आने लगे। तो क्या करेगा वो समाज खड़ा, अपनी रोजी रोजगार को नहीं चलाएगा। आज जिस तरह की आक्रामकता थी वो आक्रामकता खत्म हो गई है। हाँ, राजनीतिक दल अभी वहीं खड़े हैं, डीएमके, एआईडीएमके, जितने भी वहां पे राजनीतिक दल हैं, सब पीएमके, सब के सब प्रेस रिलीज जारी करते हैं तमिल में। वहां अंग्रेजी हिंदी नहीं चलती। वहां का प्रमुख नेता भी जब बात करेगा तो तमिल में ही बोलेगा। लेकिन समाज में बदलाव आ गया। उस जो एक आग्रह भाषा को लेकर के था वहां अब खत्म है, वो दिखाई नहीं पड़ता कहीं। आप आंध्र प्रदेश में कहीं तेलुगु के साथ साथ हिंदी बोलने वालों की तादाद अच्छी खासी है। वह आपकी बात समझते हैं, आपकी बात सुनकर को जवाब देते हैं, चाहे वो दुकानदार हो और चाहे वो सामान्य नागरिक हो। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं। ये बड़े शहरों में ऐसे लोग आ गए हैं जो गैर तेलुगु भाषी, गैर मलयाली भाषी है, आराम से लोग बोल रहे हैं, उनको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो भाषा को थोपने का मुद्दा ये उठा रहे हैं राज ठाकरे, उसका तो समर्थन को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों भाषा थोपेंगे आप वो स्थितियां क्यों नहीं पैदा करते कि लोग स्वाभाविक रूप से उसको सीख लें, वो स्वीकार कर लें? तो वो आप निशिकांत दुबे का बयान कोई राष्ट्र का बयान नहीं है। निशिकांत दुबे क्यों बोल रहे हैं आपको भी पता है, सबको पता है। वह अपनी पार्टी में अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं और पार्टी उनको कितनी गंभीरता से लेती है कि आज तक संगठन में कोई पद उनको नहीं दिया। सरकार की बात तो छोड़ दीजिए। तो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का भी अधिकृत बयान नहीं होगा। बीजेपी इस आक्रामक तरीके से बात नहीं कर सकती। लेकिन उस राजनीति से बिहार में इंडिया दल पे कोई असर पड़ेगा, ऐसा संभव नहीं। जी।